गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 की जो पहली शीट थी उसमें 21 नंबर क्वेश्चन तक मैंने सॉल्यूशन तुम्हें भेजा था। अभी हम स्टार्ट करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन से। पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करंट I1 फ्लोइंग फ्रॉम A टू C इन द सर्किट डायग्राम इज डैश। अब यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, पूरा कॉन्सेंट्रेट। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, इस सर्किट डायग्राम में बोला है ए से लेके सी के बीच में कितना करंट होगा। इस सर्किट डायग्राम को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें ये टू इन दोनों का रेशियो 1 है। ये टू और ये टू इन दोनों का रेशियो भी क्या है, 1 है। इसका मतलब ये बिहेव्स लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज में बी से डी में से कोई करंट पास नहीं होगा। इसका मतलब इस लाइन का रेजिस्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ए से सी। तो ध्यान से देखो, ये ऊपर की लाइन, बीच की लाइन और ये नीचे की लाइन, ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। मतलब ये जो ऊपर के 2 और 2 को जो वोल्टेज मिलेगा वही वोल्टेज ए से सी को मिलेगा, वही वोल्टेज ए से डी सी को मिलेगा, क्योंकि बीच की लाइन तो कैंसिल हो गई। तो हमें सिर्फ ए और सी का वोल्टेज फाइंड करना है, सॉरी ए और सी का करंट फाइंड करना है। अब हमने बैटरी कनेक्ट की 8 वोल्ट, तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में सबको वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम। मतलब ए से सी लाइन को भी वोल्टेज मिलेगा 8 वोल्ट। तो सीधी सीधी ओम्स लॉ की फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू कौन सी, आई इंटू आर। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। इसमें V जो है 8 वोल्ट, I1 पता नहीं, R लेंगे 4 + 4 यानी 8। तो I1 की वैल्यू मिलेगी 1 एम्पियर। क्लियर। तो करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 1 एम्पियर। समझ आई बात। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। बढ़िया क्वेश्चन। इसका मैं तुम्हें मीनिंग बता देता हूं, सॉल्व तुम खुद ट्राई करना, ठीक है। बहुत सिंपल है। एन इलेक्ट्रिकल पावर लाइन हैविंग टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm delivers 1 kilowatt at 220 volt. The efficiency of the transmission line is approximately dash. बोला है एक पावर लाइन है। पावर लाइन मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है। उस पावर लाइन का रेजिस्टेंस है 2 ohm और पावर में कितनी वैल्यू है, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। तो बोला है इसकी एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी का सिंपल मीनिंग होता है कि हमने पावर दिया 1000 वाट, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट पावर दिया, उसमें से कुछ पोर्शन वेस्ट हो गया, लॉस हो गया। एज्यूम करो 100 वाट लॉस हो गया। हमने दिया 1000, 100 लॉस हो गया, बचा कितना, 900 पावर। इसका मतलब दिया 1000, मिला 900। तो 900 डिवाइड बाय 1000, इट्स कॉल्ड एफिशिएंसी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 90%। अगर 1000 वाट दे, 200 वाट लॉस हो जाए, बचेंगे कितने, 800 वाट। तो बोलेंगे एफिशिएंसी 80%। तो हमें यह ढूंढना है, दिया हमने 1000 है, लॉस कितना हुआ, जो बचेगा उससे पता चलेगा कितनी एफिशिएंसी है। तो फॉर्मूला सिंपल है। सबसे पहले तुम लोग फॉर्मूला लगाना, P इज इक्वल टू VI। इसमें पावर है 1000, ठीक है, और वोल्टेज है 220 इंटू आई। तो आई क्या मिलेगा, 1000 डिवाइड बाय 220, 0 0 कैंसिल, 100 डिवाइड बाय 22, ये तुम्हें करंट मिल गया। ये अपना इनपुट पावर था। अब हम ढूंढेंगे लॉस कितना हुआ है। तो पावर लॉस की फॉर्मूला होती है रेजिस्टेंस के लिए कितनी, I²R। अब इसमें जो आई है वो हमको मिला 100/22, उसका स्क्वायर इंटू आर कितना है 2। यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, पावर लॉस मिल जाएगा।
फिर देखेंगे पावर बचा कितना, तो पावर कितना बचेगा, टोटल पावर में से पावर लॉस क्या कर देंगे, माइनस। टोटल पावर कितना था, 1000, माइनस क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी, एक खुद सॉल्व करके वैल्यू डालना यहां पे। ये मिल जाएगा तुम्हें कितना, कि कितना पावर रिमेनिंग है। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो पावर मिला P डैश और इनिशियल पावर था P, उन दोनों का रेशियो इनटू क्या करेंगे, 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है। सिंपल। अगेन आई रिपीट, पहले पावर से हमने आई फाइन किया, फिर पावर लॉस के लिए आई स्क्वायर आर लगाया, भी इतना लॉस हो गया, रिमेनिंग कितना रहा, तो इस पावर में से पावर लॉस को माइनस कर देंगे तो वो मिलेगा रिमेनिंग पावर। फिर रिमेनिंग पावर को किससे डिवाइड करेंगे, इनिशियल पावर से, इनटू क्या करेंगे, 100, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, कितना पावर लॉस हुआ। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 से। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मॉडल अ टॉर्च बैटरी, हम बात करेंगे बैटरी की, टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ L टू बी मेड अप ऑफ थिन सिलेंड्रिकल बार रेडियस A and a concentric thin cylindrical shell of radius B filled in between with an electrolyte of resistivity rho. See figure. If the battery is connected to resistance of value capital R, the maximum joule hitting in R will take place for dash. ये क्वेश्चन है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। बोला एक बैटरी हमने बनाई है, जिस बैटरी में बीच में रॉड है जिसका खुद का रेडियस ए है, बाहर एक बड़ा कोसेंट्रिक सिलेंडर है इसका रेडियस बी है, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब जहां रो लिखा है ना, यहां मटेरियल फील्ड है। मतलब बीच में एक सिलेंडर, उसके आसपास एक बड़ा सिलेंडर, तो बीच वाला सिलेंडर का रेडियस ए, उसके आसपास बड़े सिलेंडर का रेडियस बी, तो बीच वाला सिलेंडर और बड़े वाले सिलेंडर के बीच में जो गैप है उसमें हमने रो रजिस्टिविटी का मटेरियल भरा है। इसका मतलब ये बैटरी है, और बैटरी में ये जो रो रजिस्टिविटी है ये बिहेव्स लाइक अ इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर बोला है इस बैटरी को जब हम बाहर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, ध्यान देना, इस बैटरी को किससे कनेक्ट करेंगे, बाहर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो बाहर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी जैसे पावर मैक्सिमम मिले। ध्यान समझो, यह क्वेश्चन क्या पूछा है, भाई एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो आर है, वो हमें पता नहीं कितना है, हम आर मान लेते हैं, वो इस बैटरी का है। बाले बाहर से हमने कनेक्ट किया कैपिटल आर, बोला इस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जैसे इसमें पावर लॉस मैक्सिमम हो या पावर कंज्यूम्ड मैक्सिमम हो। तो उसकी एक ही कंडीशन होती है, जब भी किसी बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए, याद रखना फैक्ट है ये, जब भी किसी बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए और पूछा जाए इसमें पावर मैक्सिमम चाहिए, तो इसकी एक ही कंडीशन है कि उसका रेजिस्टेंस और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। उसका खुद का रेजिस्टेंस और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब बैटरी का जो इंटरनल होगा वही अगर एक्सटर्नल हुआ, इसका मतलब पावर मैक्सिमम लॉस होगा या मैक्सिमम कंज्यूम्ड। अब यहां पे कैपिटल आर की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब अगर हम इंटरनल की भी वैल्यू फाइंड कर लें वही कैपिटल आर होगा, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम यूटिलाइज करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बैटरी का क्या फाइंड करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, और वही उसका क्या होगा, एक्सटर्नल। अब पूरा ध्यान, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब भी किसी बैटरी में पावर मैक्सिमम चाहिए तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उसमें पावर कितना होता है, वो पावर फिक्स है, याद रखना कितना होता है वो, E²/4R, या फिर E²/4R, क्योंकि आर और द सेम है। अगर पावर पूछते हैं तो पावर ये होता है, इट्स कॉल्ड मैक्सिमम पावर। समझ आई बात सबको, तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, E²/4R या E²/4R,
यानी आर इज इक्वल टू आर। लेकिन हमको यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बैटरी का इंटरनल फाइंड करेंगे, वही इसका एक्सटर्नल होगा। पूरा ध्यान, ये कंसेप्ट भी याद रख लेना, एक जगह लिख लेना। पे किसी भी बैटरी में अगर तुम्हें पावर मैक्सिमम चाहिए तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर। अब पूरा ध्यान, हमें इसका फाइंड करना है रेजिस्टेंस। अब ये जो सिलेंडर है, इसमें ध्यान समझना, बीच में रजिस्टिविटी नहीं है, बाहर है। मतलब बीच का जो रजिस्ट रेडियस है ए, और बाहर का रेडियस है बी, इनके बीच में है। क्लियर दिख रहा है सबको? हम्म। इंटरनल कितना है ए, बाहर का कितना है बी, इन दोनों के बीच में हमें रजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें पहले एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे जिसका लेंथ होगा डी आर। तो पता है रेजिस्टेंस की बेसिक फॉर्मूला होती है रो एल बाय ए। तो जो रो है वो ले लेंगे डी आर, और एरिया ले लेंगे 2 पाई आर एल। और ये रेजिस्टेंस पूरे का नहीं मिलेगा, किसका मिलेगा, छोटे से पार्ट का। लेंथ ले लेंगे डी आर, और एरिया क्या ले लेंगे 2 पाई आर एल। फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू रो बाय 2 पाई एल, इंटीग्रेशन डी आर बाय आर, कहां से कहां तक, ए से बी तक। क्लियर? डी आर का इंटीग्रेशन आर, रो बाय 2 पाई एल सेम, 1 बाय आर का इंटीग्रेशन होता है एल एन आर, लिमिट ए से बी। तो आर क्या बन जाएगा, रो बाय 2 पाई एल, अपर लिमिट बी माइनस लोअर लिमिट ए। अब जब एल एन कॉमन आता है तो वैल्यू क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू रो बाय 2 पाई एल, रो बाय 2 पाई एल, एल एन कॉमन, तो ये वैल्यू हो जाएगी बी बाय ए। तो फॉर्मूला याद रखना, आर की क्या होगी, रो अपॉन 2 पाई एल एल एन बी बाय ए। यानी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन तुम्हारा आएगा ऑप्शन बी, रो अपॉन 2 पाई एल एल एन बी बाय ए। समझ आई बात? क्लियर? तो बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल अगर सेम होते हैं तो पावर लॉस मैक्सिमम होगा। और वो कितना होगा, तो मैंने तुम्हें बताया E² बाय 4R। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान 25 पे। इन अ बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 45 वाट। कितने बल्ब है, 15 बल्ब है, ईच की वैल्यू कितनी है 45। 15 बल्ब 100 वाट, दूसरे 15 बल्ब है जिनका पावर 100 वाट है। 15 स्मॉल फैंस है 10 वाट वाले, छोटे छोटे पंखे हैं 10 वाट के। दो हीटर्स हैं 1000 वाट के। द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक मैन इज 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। द मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग में बोला था, मिनिमम करंट कितना होना चाहिए। एक बिल्डिंग में हमें 15 बल्ब जलाने हैं 45 वाट के, दूसरे 15 बल्ब जलाने हैं 100 वाट के, 15 छोटे पंखे कर चलाने हैं 10 वाट के, दो हीटर चलाने हैं 1000 वाट के, वोल्टेज 220 है, तो करंट कितना होगा। तो पहले हम पूरा पावर फाइंड करेंगे। पावर, पावर कितना है, 15 बल्ब हैं कितने वाट के 45, दूसरे 15 बल्ब हैं कितने वाट के 100, दूसरे 15 फैंस हैं कितने वाट के 10, फिर हैं दो हीटर्स कितने के 1000 के। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 15 × 45 करेंगे, कितना है 15 × 45, 225 × 3, 225 × 3 करेंगे तो 675। ये तो आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा 150, ये हो जाएगा 2000। एक बार ये करके देखना, मेरे ख्याल से 15 45 675 ही आएगा। 15 15 या 225 होता है, ये 45 ने 3 3 225, हाँ तो यही आएगा। चलो प्लस करते हैं, 2000, 3500, 3500, 3600, 3600, 4200, 4244,
47.5 47.5 4325 के आसपास आ रहा है इसका। ये भी देख ले, 2000 3000 3500 3500 3600 3600 4200 4200 4200 425 475 50 4325। ये पावर मिल गया। फिर वोल्टेज दिया हमें कितना, 220। तो सीधी सीधी फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी आई, पावर की जगह 4325, V दिया है 220, और हमें क्या फाइंड करना है, I। तो हमें I की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो ये बात खुद ट्राई करना, और हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में शायद कहीं मिस्टेक हुई हो, तो तुम एक बार कैलकुलेशन खुद से कर लेना। क्लियर? सिंपल, जितने भी अप्लायंसेस हैं सबका पहले टोटल पावर फाइंड करो, फिर पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगा देंगे, V इंटू आई, और उसमें से हम क्या निकाल देंगे, आई। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26। पूरा कॉन्सेंट्रेट 26 पे। 26 नंबर। चलो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई is connected across a conductor PQ of length L and a different area of cross section having radii R1 and R2, जहाँ R2 R1 से छोटा है। Choose the correct option। पूरा ध्यान, ठीक है। ये डायग्राम दिया है जिसमें वायर में देखो एरिया अलग अलग है, यहाँ ज्यादा है वहां कम है। तो पूछा है, ऑप्शन 4 है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, वे R1 से R2 जाते हैं। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से यहाँ एरिया कम हो रही है। क्या कम हो रही है, एरिया कम हो रही है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ी है, शायद तुम्हें याद हो, J इज इक्वल टू NEVD। जे खुद होता है I अपॉन ए इज इक्वल टू NEVD। तो लिख सकते हैं VD प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्लियर? एरिया अगर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां से यहां जा रहे हैं, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। देखते हैं, ऑप्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो आंसर ए ही आ जाएगा, बी सी डी देखने की जरूरत नहीं है। तो वीडी और ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट कम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का लेना देना नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेस, नहीं, करंट हमेशा पूरे सिस्टम में सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। हाँ बेटा, वेरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलो बढ़िया है। अरे पक्का पक्का, तुम्हारे लिए वीडियो ही बना रहा था मैं अभी। ठीक है चलो, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूरा ध्यान। तो ये तो क्लियर हुआ, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन का करंट मतलब करंट हमेशा पूरी वायर में सेम रहता है। चेंज होता है तो जे चेंज होता है, आई चेंज नहीं होता। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन, पूरा ध्यान। A copper rod of length 25 centimeter, cross section 3 millimeter square, is joined with a similar aluminum rod as shown in figure. Find the resistance of the combination between the ends A and B. दो मटेरियल है, कॉपर और एल्यूमिनियम। ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हैं, और हमको फाइंड करना है दोनों के बीच का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी दी हुई है। सिंपल फॉर्मूला, पैरेलल का रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, बोलो। आर इज इक्वल टू, सॉरी, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। क्लियर? अब इसमें ये 1/r सेम, यहाँ आर की फॉर्मूला लिखते हैं, आर क्या होगा, रो इंटू 2L/A। सॉरी उल्टा बोल दिया ना मैंने, हमें तो आर फाइंड करना है ना। हाँ, आर सेम, R1 क्या लिखेंगे, रो 1 इंटू L/A। इसमें क्या लिखेंगे, रो 2 L/A। 1/r सेम, A/L कॉमन, क्या मिलेगा, LCM, रो 2 प्लस रो 1 अपॉन रो 1 इंटू रो 2।
ठीक है, फिर इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/A, और यहाँ हो जाएगा ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। क्लियर। तो ये जो हमने उल्टा किया है इसमें ध्यान से देखो, फॉर्मूला डालनी है L/A ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। इसमें L, तो L क्वेश्चन में गिवन होगा 25 सेंटीमीटर, एरिया गिवन होगा 3 mm, ρ1 ρ2 भी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये दोनों वैल्यू डाल के तुम फाइंड कर लो R कितना है। तो ये कैलकुलेशन जरूर करना और देखना आंसर कितना आ रहा है। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 28। A current of 10 ampere exists in a wire of cross section area 5 millimeter square with a drift velocity of 2 into 10 raised to minus 3. एक सेकेंड। Drift velocity, the number of free electrons in each cubic meter of the wire is dash. हमें दिया हुआ है करंट, एरिया दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, नंबर डेंसिटी फाइंड करनी है। आप पूरा ध्यान, मैं इसकी बैकग्राउंड चेक करता हूँ, शायद बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा ब्लर आ रहा है, करके देखते हैं इसमें। हाँ, हमें नंबर डेंसिटी फाइंड करनी है। तो पता है फॉर्मूला होती है I इज इक्वल टू ना आवड़े, हमने पढ़ी हुई है। I इज इक्वल कौन सी फॉर्मूला होती है, ना आवड़े। हमें फाइंड करना है N, तो N क्या मिलेगा, इट्स I अपॉन AVDE। ठीक है। अब इसमें हमको I गिवन है, कितना गिवन है, करंट 10 एम्पियर, एरिया गिवन है कितनी है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो -6 करेंगे। क्यों -6 करेंगे, क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर को मीटर में करना हो तो -6 का स्क्वायर करेंगे। तो क्लियर। उसके बाद वीडी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी दी हुई है 2 इंटू 10⁻³ और ई तो पता है 1.6 10⁻19। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना तो तुम्हें एन मिल जाएगा। क्लियर। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये को ट्राई करना। 29 भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान, कॉन्सेंट्रेट। A current through a wire depends on time as I is equal to, कितना दिया, I is equal to अल्फा नॉट प्लस बीटा टी स्क्वायर। वे अल्फा नॉट 20 है, बीटा 8 है। फाइंड करना है चार्ज कितने टाइम में, 15 सेकेंड में। आई दिया हो, चार्ज फाइंड करना हो, एक ही फॉर्मूला होती है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I इंटू डी टी। आई की जगह अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी। अल्फा नॉट सेम, इंटीग्रेशन में आएगा टी डी टी, बीटा सेम, इंटीग्रेशन में आएगा टी स्क्वायर डी टी। मतलब अल्फा नॉट बाहर टी इंटू डी टी, बीटा बाहर टी स्क्वायर डी टी। टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाय 2 और टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाय टी। इसमें वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे तो क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू अल्फा नॉट अपने पास है 20, टाइम है 15 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बीटा 8, 15 का क्यूब अपॉन 3। सॉल्व कर लेना जो भी आंसर हो। क्लियर है, बहुत सिंपल। आई दिया हो, क्यू फाइंड करना हो तो इंटीग्रेशन, क्यू दिया हो, आई फाइंड करना होता तो डिफरेंशिएशन। चलो बढ़ते हैं आगे। 30, अ वायर ऑफ 1 ओम। एक सेकेंड, क्या हुआ इसको, क्लियर। A wire of 1 ohm has a length of 1 meter. It is stretched, its length increases by 25%. The percentage change in resistance of the nearest integer is dash. मतलब लेंथ अगर हम 25% बढ़ा रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा।
तो जब लेंथ स्ट्रेच करके बढ़ाते हैं ना लेंथ, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल स्क्वायर। और मैंने तुम्हें एक छोटी सी शॉर्टकट फॉर्मूला बताई थी, 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1 × 100, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कितना लेंथ बढ़ाया है, 25%। तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 25, क्योंकि बढ़ाया इसीलिए, का स्क्वायर माइनस 1 × 100। तो 100 प्लस 25, 125 अपॉन 100, 1.25, 1.25 का स्क्वायर 1.5625 माइनस 1 × 100। तो ये आएगा 0.5625 इंटू 100, 56.25%। तो आंसर आएगा 56%। ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्ब। समझ आई बात? ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत काम आएगी। ये क्लियर? 100 डिक्रीज किया हो तो माइनस, इंक्रीज किया है तो प्लस, ठीक है। तो आज के लिए मैं 30 रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 31 से आगे आएंगे। चलो मिलते हैं ऐसे।